वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है। और एमएसएन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डीप वैन थ्रोम्बोसिस डीवीटी। ठीक है, लिखिए डीप वैन। इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डीप वैन थ्रोम्बोसिस से। ठीक है, डीप वैन थ्रोम्बोसिस से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। ठीक है, डीप वैन थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब होता है? डीप बोले तो जो डीपली वेन होती है, जो काफी डीपली स्ट्रक्चर होती है, वहां की जो वेन होती है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाना, मतलब क्या हो जाना, कोई ना कोई थ्रोम्बस बन जाना, ब्लॉकेज आ जाना, वो क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। कि थ्रोम्बस या क्लोट बन जाना डीप वेन के अंदर, बॉडी के अंदर जो डीप वेन होती है उनमें। ठीक है, तो चलिए जो होती है अक्सर ये जो है आपको जो लोअर लिम्स होते हैं, देखिए जो लोअर लिम्स होते हैं ना, लोअर लिम्स में आपको ये देखने को ज्यादातर मिलती है। लोअर लिम्स में क्या है, कॉमन है ये कंडीशन लोअर लिम्स में कॉमन कंडीशन है इसकी। ठीक है, वहां पर भी लगभग जो घुटना होता है अपना, ये क्या है, मान लीजिए पैर है, और यहाँ पर जो ये बिलो द नी इसको बोलते हैं, ये क्या है, नी है। ठीक है, तो बिलो द नी ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी। बिलो द नी, बिलो द नी, घुटने के जस्ट नीचे जो है वहां पर क्या होती है, काफ मसल पाई जाती है। कौन सी मसल पाई जाती है बच्चों? काफ मसल पाई जाती है। और काफ मसल में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या यहां पर जो है क्या पाई जाती है, काफ मसल पाई जाती है, काफ मसल। ठीक है, और काफ मसल में वो आपको क्या जो है, काफ मसल जो है वहां पर जो वेन होती है वहां पर आपको थ्रोम्बोसिस या क्लोट देखने को मिलता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस ब्लॉकेज बोल दो या इसे क्लोट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। चलिए मैं नोट डाउन कर देता हूं, यहाँ पर आप लिखते जाइए बच्चों पॉइंट को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए थ्रोम्बस या क्लोट, थ्रोम्बस या फिर इसे क्लोट भी बोल सकते हैं। क्लोट प्रेजेंट होता है, कहां पर होता है प्रेजेंट? अभी बताया था मैंने, प्रेजेंट इन डीप वैन। क्या? प्रेजेंट इन डीप वैन इन द बॉडी। बॉडी की जो डीप वैन होती है, इन बॉडी, बॉडी की जो डीप वैन है वहां पर थ्रोम्बस जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं क्या? डीप वैन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, नेक्स्ट मैंने दूसरा पॉइंट भी बताया था, जो ये मोस्ट कॉमन जो है किसमें, मोस्ट कॉमन बिलो द नी, मोस्ट कॉमन बिलो द नी, लिख दीजिए ब्रैकेट में लोअर लिम्ब, नीचे का जो लिम्स है उनमें कॉमन है लोअर लिम्स। ठीक है, बिलो द नी मोस्ट कॉमन जो ये है क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मोस्ट कॉमनली क्या वहां पर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट स्टार लगा के, डबल स्टार लगा के लिख लीजिए, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, बिलो द नी लोअर लिम्ब, और साथ में आप इसमें एक चीज और ऐड कर देना, काफ मसल, काफ मसल। ठीक है, ये चीज भी ऐड कर लेना इसके अंदर। चलिए कंटिन्यूटी के साथ सेशन मिलते रहेंगे अब आपको, लाइव सेशन सारे। ठीक है, डीवीटी बोले तो, डीवीटी बोले तो डीप वैन थ्रोम्बोसिस जो होती है, डीप वैन थ्रोम्बोसिस जो होती है वो मोस्ट कॉमन जो है फीमेल में होती है। मोस्ट कॉमन किसमें? फीमेल में। फीमेल में भी दो कंडीशन है, या तो वो प्रेग्नेंट है प्रेगनेंसी टाइम में, या फिर वो ओबेसिटी बोले तो मोटापा ज्यादा है, ओबेसिटी। इन दो कंडीशन में जो मोस्ट कॉमन है वो फीमेल में पाई जाती है, डीप वैन थ्रोम्बोसिस। चलिए अब देखते हैं इसकी जो है इटियोलॉजी देखते हैं अपन, कारण क्या है डीप वैन थ्रोम्बोसिस का। ठीक है भैया, डीप वैन थ्रोम्बोसिस का कारण क्या है बताइए। चलिए इसकी जो है इटियोलॉजी अपन देख लेते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी इसकी देख लेते हैं, डीप वैन थ्रोम्बोसिस का कारण क्या है। चलिए नोट करिए, डीप वैन थ्रोम्बोसिस का कारण क्या है। तो इसको जो है
विर्चो ट्राइड के द्वारा जो है डिस्क्राइब किया गया है। किसके द्वारा? विर्चो ट्राइड के द्वारा। ठीक है, विर्चो जो ट्राइड है उसके अनुसार ये क्या होता है, चलिए लिखिए। विर्चो ट्राइड जो होता है इसको थ्रोम्बस फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या कोज है इसमें बताए गए हैं। तो ट्राइड का मतलब होता है तीन चीजें उसमें शामिल है। ट्राइड का मतलब तीन चीजें उसके अंदर शामिल है, और वो तीन चीजें कौन कौन सी है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तीन वो चीज कौन सी है जो इसमें शामिल है, तो लिखिए एक एक करके आप सभी बच्चे। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जो होता है, क्या बच्चों, ब्लड जो फ्लो है, ब्लड फ्लो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है डिक्रीज। ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, देखिए ब्लड फ्लो कम होगा, क्यों होगा, उसमें थ्रोम्बस आ गया है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अरे यस या नो? ठीक है, नेक्स्ट है एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है। एंडोथीलियल एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट वन इसमें और क्या देखने को मिलेगा आपको, चलिए नेक्स्ट वन इसके अंदर आपको ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ब्लड विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं विर्चो जो ट्राइड है उसके अनुसार जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है, यस या नो? क्योंकि यहां पर इंक्रीज हुआ है वीनस कास्टेसिस। वीनस जो है, वीनस रुकी है, वेन रुकी है, वीनस स्टेसिस बड़ा है, वीनस स्टेसिस जो है वो इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हुआ है। और ब्लड फ्लो कम हुआ है तो यहां पर जो स्टेज आई है वो कहलाएगी हाइपर कोगुलेबिलिटी। क्या? हाइपर कोगुलेबिलिटी। कोगुलेबिलिटी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, मतलब थक्का जम गया है यहां पर। ठीक है, वीनस रेशियो है, हाइपर कोगुलेबिलिटी बढ़ गई है, मतलब थक्का जो है बार बार जमता जा रहा है। ठीक है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो यही तो है ब्लॉकेज होना, ही तो क्या है, डीप वेन के अंदर ब्लॉकेज होना ही तो है। इसे हाइपर का मतलब बढ़ रहा है, कोगुलेबिलिटी मतलब कोगुलेशन बोले तो थक्का, थक्का जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट एंडोथेलियल इंजरी, इसमें भी क्या होगा, एंडोथेलियल इंजरी होगी तो भी क्या होगा, ब्लड का थक्का इंक्रीज होगा, यही कंडीशन होगी हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपर कोगुलेबिलिटी वो है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अरे यस या नो? और अगर ब्लड की जो विस्कोसिटी है अगर वो बढ़ती है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही सेम कंडीशन सब में हो रही है, हाइपर कोगुलेबिलिटी, हाइपर कोगुलेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो मतलब मेन कोज क्या है इसका, तीन तीन कारण है जो विर्चो ट्राइड के द्वारा बताया गया है कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है, वेनस स्टेसिस बढ़ रहा है, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से क्या हो रहा है, क्लोट फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड विस्कस हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, क्लोट बन रहा है, ये कारण है। चलिए और क्या है इसके अंदर, और क्या क्या कारण है, और क्या क्या कारण है बताइए, और क्या क्या कारण है इसके अंदर, चलिए लिखिए और क्या क्या रीजन है। तो एक हो सकता है क्लोटिंग डिसऑर्डर हो, इनहेरिटेंट इनहेरिटेंट क्लोटिंग डिसऑर्डर हो। ठीक है, इनहेरिटेंट क्लोटिंग डिसऑर्डर हो। अरे हो नहीं सकता क्या, हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। और क्या कारण है, प्रोलोंग्ड, बहुत लंबे समय तक प्रोलोंग्ड बेड रेस्ट, बहुत ज्यादा बेड रेस्ट। ठीक है, पैरालिसिस पेशेंट को ऐसा हो सकता है, पैरालिसिस
का जो पेशेंट है उसको भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वन बच्चों, इंजरी होना, अभी बताया था एंडोथेलियल इंजरी होगी, इंजरी या सर्जरी हुई है तब भी ये कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, तब भी ये कंडीशन पैदा होती है। नेक्स्ट वन बात करें, चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। इसमें ही प्रेगनेंसी के अंदर ये कंडीशन होती है, यस कॉमन है प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ले रहे हो, ओसीपी अगर आप ले रहे हो, तो ओसीपी क्या होता है, एजेंट होता है इसका। किसका एजेंट है, एजेंट है डीवीटी का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एजेंट है भैया, पॉजिटिव एजेंट है ओसीपी, तो ओसीपी नहीं लेनी। स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग, बिल्कुल सारे कोज बता रहा हूँ, एटियोलॉजी है। स्मोकिंग करने की वजह से क्या हो जाती है, जो वेन होती है, डीप वेन जो होती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी उसमें। ठीक है, नैरो हो जाएगी वो। नेक्स्ट वन, कैंसर, हार्ट फेलियर, ये सारे कारण हैं। ठीक है, कैंसर है, हार्ट फेलियर है, एक चीज और कॉमन है, स्टार लगा के लिख लेना। एक मोस्ट कॉमन जो ये मोस्ट कॉमन जो ड्राइवर होते हैं, जो ड्राइव करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम सिटिंग करते हैं, लॉन्ग टाइम जो सिटिंग करते हैं ना, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लॉन्ग टाइम जो सिटिंग करते हैं लाइक ड्राइवर, एक सेम पोजीशन में, ठीक है, सेम पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक अगर आप एक जगह सिटिंग करोगे तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। इसलिए आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। ठीक है, जब अपन इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो अपने को देखेंगे कि आपने को ये नहीं करना है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट नहीं करना, पैरालिसिस पेशेंट को ध्यान रखना है, इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेगनेंसी वाले पेशेंट का ध्यान रखना है, ओसीपी को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जिनसे कैंसर हो सकता है उस चीज को अवॉइड करना है। और मोस्ट कॉमनली जो ड्राइवर्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम सिटिंग करते हैं, मतलब अपने को लॉन्ग टाइम सिटिंग नहीं करना है, प्रत्येक 1 से 2 घंटे के अंदर अपने को पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए सही चल रहा है बच्चों, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट। क्या सही चल रहा है बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चे जुड़ जाइए। सिर्फ एक ही बच्चा अभी लाइव है, कोई बात नहीं, जो लाइव रहेगा वो सीखेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। अब देखते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, बिल्कुल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देकर जाता है यहाँ से, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं और देकर जाता है। चलिए क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, चलिए सबसे पहला होमान साइन, सबने नाम सुना होगा, होमान साइन किसमें पाया जाता है, तो होमान साइन आपको देखने को मिलेगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। क्या होता है होमान साइन, चलिए होमान साइन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमान साइन का, कि पेन जो अपनी जो बिलो द नी के नीचे जो काफ मसल होती है, उस काफ मसल के अंदर जब पैर का क्या करते हैं, डोर्सी फ्लेक्शन करते हैं, फ्लेक्शन होता है जब, ठीक है, तो उस दौरान दर्द महसूस होता है काफ मसल में, वो होता है किसमें, होमान साइन कहलाता है। ठीक है, लिखिए पेन बिहाइंड द पेन बिहाइंड द नी, पेन बिहाइंड द नी ड्यूरिंग डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ लेग, क्या, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ लेग, जब लेग को डोर्सी फ्लेक्स किया जाता है उस दौरान काफ मसल्स के अंदर क्या होता है,
काफ मसल्स के अंदर पेन महसूस होता है और वही पेन क्या कहलाता है, होमान साइन कहलाता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो ये जो है सीधा सीधा इंडिकेट करता है किसको, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं अपन, सडन एंड शार्प पेन। सडन होगा और शार्प होगा पेन, पेन बिल्कुल शार्प होगा, सडन होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं अपन, रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन साइट, जो स्किन की जो साइट है वो कैसी होगी, रेड, और डिस्कलरेशन, डिस्कलर हो जाएगा, डिस्कलरेशन चेंजेज होगा उसमें, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एट साइट, साइट जो है जहां पर क्या है, काफ मसल, ठीक है, काफ मसल्स है, वहां पर आपको कैसा डिस्कलरेशन दिखेगी, स्किन है वो डिस्कलर हो जाएगी, रेड कलर की आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसके अलावा उसमें और क्या देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या बोलेगा आपसे कि वहां पर आपको जो डीवीटी की साइट है, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो हो रहा है, जो साइट है वो साइट आपको कैसी वार्म फील होगा, कैसी वार्म फील होती है, वार्म फील, ठीक है। इसके अलावा डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा आपको, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का क्या होगा, डिस्कलरेशन होगा, लाइक दैट रेड कलर की आपको दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दीजिए, वहां पर आपको एडिमा देखने को मिलेगी, क्या, एडिमा, बिल्कुल वहां पर एडिमा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से रीड आउट करके जाना, स्वेलिंग हो जाना लेग के अंदर साइड में, स्वेलिंग होना ही एडिमा कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं डायग्नोसिस, देखते हैं इसका, ठीक है। क्या देखेंगे बच्चों, इसका डायग्नोसिस देखते हैं, चलिए। तो ये है इसका डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस देखते हैं अब, डायग्नोसिस, चलिए डायग्नोसिस में क्या जो है राज है, कहां से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता डायग्नोसिस से, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सभी का ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायग्नोसिस हमेशा फिजिकल एग्जामिनेशन ही किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करते हैं तो अपने को जो है कैसा फील होगा, वार्म फील होगा, वार्म फील होने वाला है, ठीक है, वार्म फीलिंग्स आएगी, ठीक है। वहां पर और क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, अभी बताया था एडिमा वहां पर आपको देखने को मिलेगा, यस या नो। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, यूएसजी करवा लीजिए, अगला डायग्नोसिस का यूएसजी करवा लीजिए आप, यूएसजी कराने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, क्या, ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इसके अंदर और क्या, सीटी स्कैन आप करवा सकते हैं, सीटी स्कैन। नेक्स्ट वन वेनोग्राफी भी, आप वेनोग्राफी से भी पता लगा सकते हैं, वेनोग्राफी क्या होता है, वेनोग्राफी, इसमें क्या है, डाई इंजेक्ट की जाती है, क्या, जो डाई है वो इंजेक्ट की जाती है और फिर उसको अपन देखते हैं कि कहां पर डाई जो है नहीं दिखाई दे रही, मतलब वहां पर ब्लॉकेज है, ठीक है। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट वन अब देखते हैं, सॉरी इसका डायग्नोसिस हो गया, अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट, क्या, मैनेजमेंट क्या रहेगा इसका, भाई इसको मैनेज कैसे करेंगे, डीप वेन में क्या हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, लेकिन अब इसको मैनेज कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, अरे होता है कि नहीं होता, मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। तो चलिए अपन सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आप, क्या,
कि मेडिकल मैनेजमेंट जब करते हैं तो थ्रोम्बस बन रहा है, थ्रोम्बस को डिजोल अपने को करना है, और थ्रोम्बस डिजोल कब होगा, जब अपन उसको देंगे थ्रोम्बोलाइटिक। ठीक है, क्या, जब अपन उसको थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं ना। अब थ्रोम्बोलाइटिक्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि थ्रोम्बोलाइटिक्स अपने को कौन कौन सी देनी है। तो पहले अपन ध्यान देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट वन यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज। नेक्स्ट वन, इसके अंदर अपन कौन सी देंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर तो अपन देंगे। ये थ्रोम्बोलाइटिक है, जो क्या करेंगी, जो थ्रोम्बस है उसको डिजोल्व करने का काम करेगी। क्या करेगी, थ्रोम्बस को डिजोल्व करेगी, डिजोल्व, थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग है। ठीक है, इसके अलावा अपन और क्या देंगे, एंटी कोगुलेंट देंगे। क्या, एंटी कोएगुलेंट। अब एंटी कोगुलेंट क्या है, जो थक्के, जो जमा हुआ थक्का है उसको उसको कम करती है, डिक्रीज करती है कोगुलेट स्टेट को। ये क्या करेगा, एंटी कोगुलेंट का काम क्या होता है, डिक्रीज कोएगुलेशन, कोएगुलेशन को कम करती है, थक्के को कम करने का काम एंटी कोगुलेंट का, लाइक दैट। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं एंटी कोगुलेंट से। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा कि जो एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट, देखिए बच्चों, एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट से यहां से आपके दो क्वेश्चन पक्के हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन कौन से पक्के हैं वो भी बता देता हूं। पहला है, पहला एंटी कोगुलेंट देते हैं हिपेरिन। ठीक है, और दूसरा जो कोगुलेंट है वो देते हैं वारफेरिन, वारफेरिन। ठीक है, अब यहां से ये दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम पूछता है कि हिपेरिन जो होता है उसका एंटीडोट क्या होता है, बताइए। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है, बताओ हिपेरिन का एंटीडोट क्या होगा, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होगा। तो हिपेरिन का एंटीडोट होता है बच्चों क्या, प्रोटामाइन सल्फेट। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटामाइन सल्फेट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटामाइन सल्फेट। ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम पूछता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वारफेरिन का एंटीडोट क्या होगा, बताओ। वारफेरिन का एंटीडोट क्या होगा बच्चों। तो वारफेरिन का जो एंटीडोट होगा वो आपका हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। ये दोनों एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो इसको जो है याद रखिए, जो हिपेरिन होता है उसको आईवी दिया जाता है, रूट इसका क्या है, आईवी है, आईवी रूट है, लेकिन वारफेरिन को ओरल दिया जाता है, ओरल। ठीक है, ये याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। और सर्जिकल जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, तो चलिए। सर्जिकल में याद रखिए आप, जो सर्जिकल जो मैनेजमेंट है इसका, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो है एम्बेलेक्टोमी। क्या बच्चों, याद रखना है आपको एम्बेलेक्टोमी। एक मिनट वेट कीजिए। अभी जो आपको पढ़ाया बच्चों, एक बार देख लीजिए, जो ये एंटी कोगुलेंट है ना,
इससे तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जो एंटीकोगुलेंट अपन हिपेरिन दे रहे हैं, अपन वारफेरिन दे रहे हैं, उनका एंटीडोट क्या है। ठीक है, चलिए अब जो अपन ने देखा है क्या बच्चों, एम्बेलेक्टोमी का मतलब है जहां पर भी एम्बुलस है, जहां एम्बुलस है, थक्का जहां जम रहा है, उसको क्या कर दिया, सर्जिकली रिमूव कर दिया हमने, सर्जिकली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, वो एम्बेलेक्टोमी होता है। चलिए कुछ इसका जनरल मैनेजमेंट भी देखते हैं, फिर इसके इंटरवेंशन भी देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देता है। चलिए इसका जनरल मैनेजमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं साथ में। इसका जनरल मैनेजमेंट क्या है, चलिए अब देखते हैं इसका जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, अब जनरल मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं कि अवॉइड, मैंने वहां पर जो कोज बताए थे वो आएंगे। अवॉइड करना है, अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड सिटिंग, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, यहां से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, स्टैंडिंग एंड सिटिंग, लॉन्ग टाइम तक ना तो खड़े रहना है ना बैठना है, एक ही पोजीशन में। ठीक है, सिटिंग, इस चीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना, अवॉइड क्रॉस लेग, आपको लेग के पैर के ऊपर पैर रख करके बैठने नहीं बैठना, क्रॉस लेग नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, अपन इसको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रोवाइड एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग, एंटी एम्बोलिज्म जो स्टोकिंग है वो अपन इसको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग इसको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, चलिए कॉम्प्लिकेशन की बात करें अपन तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है, देखिए स्टार लगा के और क्वेश्चन मार्क लगा लेना बच्चों, जहां जहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं रट लेना उसको तो। ठीक है, क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा, तो वो होने वाला है आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये क्वेश्चन पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है, एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो पल्मोनरी जो एरिया है वहां पर एम्बोलस बन जाना पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाता है, और ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। क्या, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है बच्चों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एडिमा। क्या बच्चों, पल्मोनरी एडिमा आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला, ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। चलिए क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये, या फिर इसे इमरजेंसी कंडीशन भी कह सकते हैं। क्या, इमरजेंसी कंडीशन।
लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जिससे लाइफ को खतरा हो, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसी ही चीज है। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, साइन एंड सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, चलिए क्या है, पल्मोनरी के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब लंग्स से रिलेटेड यहाँ पर सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड सारी चीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, डिस्पनिया, डिस्निया हो जाएगा, डिस्निया। डिस्निया क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी होना ब्रीदिंग के अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी। नेक्स्ट वन, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, एंजाइटी होगी। इसके अलावा एंजाइटी होगी, इसके अलावा हाइपोटेंशन, बीपी कम, और बीपी कम तो टेकीकार्डिया, पल्स बढ़ जाएगी, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया हो जाएगा, टेकीपनिया हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ये कंडीशन सारी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर देखने को मिलेगी। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सिंपल है, इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही थी, तो सबसे पहले अपन इसको क्या करवाएंगे, नॉर्मल चीज कि इसको पोजीशन देंगे अपन। अब ये पोजीशन कौन सी पोजीशन में जो है सांस अच्छे से आएगी, तो पोजीशन जो देंगे ना इसको, वो देंगे हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी बच्चों, हाई फाउलर, हाई फाउलर। ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन दे देंगे। अगर पोजीशन से भी ठीक नहीं हुआ तो ऑक्सीजन दे देंगे, O2 एडमिनिस्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, O2 एडमिनिस्टर कर देंगे। फिजिशियन को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कांटेक्ट, सॉरी, कॉल फॉर कांटेक्ट या कॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, SCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एंटी कोगुलेंट देंगे, एंटी कोएगुलेंट प्रोवाइड करवा देंगे, एंटी कोएगुलेंट प्रोवाइड करवाएंगे। एंटी कोएगुलेंट के साथ साथ में एन एन जो है थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग देंगे। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दे देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देंगे, ताकि जो थ्रोम्बस है वो डिजोल्व हो जाए, या फिर वो थ्रोम्बस जो क्लोट है वो खत्म हो जाए। चलिए, इंटरवेंशन क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के इंटरवेंशन क्या क्या है, बस थोड़ा सा टॉपिक और है, आप देखते हैं अपन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन ऑफ DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के इंटरवेंशन क्या क्या है। चलिए, नेक्स्ट क्लास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की है बच्चों। ठीक है, चलिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस सबसे पहले एडमिनिस्टर कंटिन्यू वार्म मोस्ट कंप्रेसर, वार्म मोस्ट कंप्रेसर एडमिनिस्टर कर दो, कंप्रेस। ठीक है,
नेक्स्ट वन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट वन हिपेरिन थेरेपी, हिपेरिन थेरेपी दे दीजिए, जिससे कि क्लोट है वो डिजोल्व हो जाए, हिपेरिन थेरेपी दे दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, ओवरडोज नहीं हो जाए इसकी, ओवरडोज ना हो जाए, ओवरडोज नहीं देनी, ठीक है। अगर दे दिया आपने ओवरडोज तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन और क्या, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस, ठीक है। इकाइमोसिस और एपिस्टेक्सिस वहां से देखने को मिल जाएगा। और वारफेरिन भी एडमिनिस्टर करना है। सारी चीजें हमने आपको बता दी है बच्चों। अब एक इम्पोर्टेंट नोट लगा लेना लास्ट में, जो कि क्वेश्चन देकर जाएगा आपको, ठीक है। वो नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिखिए, नोट कीजिए कि अल्टर्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, अल्टर्ड पेरिफेरल, अल्टर्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन, अल्टर्ड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन related to venous congestion, venous congestion, related to venous congestion in highest priority, in highest priority, in highest priority for patient with DVT, deep vein thrombosis, कि altered peripheral tissue perfusion related to venous congestion in highest priority for patient DVT, deep vein thrombosis को अगर आपको ये डायग्नोसिस देखने को मिलता है, ये डायग्नोसिस अगर आपको देखने को मिलता है, तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको देनी है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ हार्ट, जो हार्ट की जो इन्फ्लामेटरी डिजीज है उनको पढ़ेंगे, जिसमें आप पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सारी चीजें अपन एक साथ देख लेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये कार्डियोवैस्कुलर पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन जो देखेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।